बच्चों आज हम आपकी बिहाइव की आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में आपका हम चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड स्टार्ट ले रहे हैं। सो दिस इज माय चाइल्डहुड चैप्टर। किसका चाइल्डहुड? मेरा, आपका, पड़ोसी का। सो हम पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत कुछ करके गए इंडिया के लिए। ही वॉज डिवोटेड टू इंडिया ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी उनकी लाइफ समर्पित थी भारत माता के लिए। और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। ये एक मुस्लिम फैमिली के थे। फैमिली के वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ उन्होंने अपने अच्छे वैल्यूज दिखाए और उन्होंने बहुत नाम किया अपना। तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब अपनी कहानी अपने हाथ से लिखना। ठीक है, अपनी बुक अपने हाथ से लिखी। और नाम है बुक का विंग्स ऑफ फायर। नॉवल है एक्चुअली वो, विंग्स ऑफ फायर। वो नॉवल मैं सेकेंड ईयर बीएससी में थी, वो मेरे कोर्स में थी, पूरी नॉवल थी इंग्लिश में। ठीक है, सो ये इन्होंने भी मतलब तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में उस नॉवल का थोड़ा सा भाग है। विंग्स ऑफ फायर एक बहुत बड़ी नॉवल है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी है शुरू से एंड तक डिटेल में। नॉवल बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो उन्होंने पूरी कहानी मतलब उस नॉवल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ डाला हुआ है, उनके चाइल्डहुड का हिस्सा। ठीक है, सो यहाँ आई करके जो लिखा होगा, आई तो वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। क्यों? ऑटोबायोग्राफी अपने हाथों से खुद लिखी जाती है, मतलब खुद लिखते हैं हम। सो आई वर्ड यूज होगा, तो आई मतलब अब्दुल कलाम के लिए है। ठीक है, सो माय चाइल्डहुड। ठीक है, सो आपका ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 68 है, बिहाइव। ठीक है, बिहाइव की टेक्स्ट बुक में पेज 68। आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो स्टेट्समैन भी रहा हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्समैन? स्टेट्समैन का मतलब जिनको पब्लिक ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी हो, प्यार दिया हो। ठीक है, साइंटिस्ट तो बहुत हुए हैं इंडिया में, पर जो ऐसा साइंटिस्ट जो पब्लिक का भी चहेता रहा हो, पब्लिक का भी फेवरेट। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम नाम ध्यान में आता है जब भी कोई पूछे साइंटिस्ट जो कि पब्लिक का फेवरेट रहा है। सो हम याद करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। So APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. थोड़ा सा जान लो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। So एपीजे अब्दुल कलाम ने किस किस फील्ड में अपने प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने स्पेस की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने इंडिया को गाइड किया। ठीक है, उन्होंने इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी की इंडिया ने उनकी वजह से बहुत सारी तरक्की देखी। और वो हमारे 11th प्रेसिडेंट भी बने 2002 में। ठीक है, सो एपीजे अब्दुल कलाम was the 11th president of India. ठीक है, सो एपीजे अब्दुल कलाम थे 11th प्रेसिडेंट हमारी इंडिया के। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में बहुत इंटरेस्ट है कि उनकी पूरी कहानी पढ़ें शुरू से अंत तक, तो आप इनकी नॉवल खरीद के पढ़ सकते हो, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, और ये जो आप पढ़ रहे हो माय चाइल्डहुड, उस नॉवल का छोटा सा हिस्सा है। और ये हिस्सा है उनके चाइल्डहुड का, बचपन का हिस्सा है, और इन्होंने खुद ने लिखा है। ठीक है, सो सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, सब सच्ची है। सो इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। ठीक है, सो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका naam है विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात कही है। सो फर्स्ट पैराग्राफ आपका जब चैप्टर चालू हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज बॉर्न। सो खुद वो बोल रहे हैं। ठीक है, सो अब्दुल कलाम मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। तो कहाँ बॉर्न हुए थे? एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में।
फैमिली कैसी थी? मिडिल क्लास, ठीक है, आपके जैसी मेरे जैसी, ठीक है, चलो मेरे जैसी, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, बहुत हाई फाई रिच नहीं, बहुत गरीब नहीं, ठीक है, मिडिल क्लास लोग, ठीक है, हमारे जैसे। सो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, ठीक है, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक टाउन था, आइलैंड टाउन था, मतलब चारों तरफ नदी, बीच में टाउन, ऐसा होगा। सो कहाँ जन्म हुआ था उनका? वेयर? सो इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला आपके जैसे हमारे जैसे? तो मैं आपको सिर्फ इंस्पायर करना चाह रही हूँ आप लोगों को इनसे, क्योंकि ये भी आपकी तरह ही थे, हमारी तरह ही थे, एक नॉर्मल, जिनकी फैमिली भाई बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी या कुछ नहीं था, पर इन्होंने अपने बलबूते पे इतना ज्यादा फेम पाया, उनको इतना प्यार मिला, सब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बुला बुला के इनको फेलिसिटेट किया जाता था, मतलब बहुत, इन्हों कहते हैं ना कोई नाम कमाता है, तो इन्होंने वो कमाया, ठीक है। सो मैं जस्ट आपको इंस्पायर करना चाह रही हूँ कि अगर ये उस लेवल पे जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल, सो फॉर्मर मद्रास स्टेट, ठीक है, पहले उस मद्रास स्टेट में आता था इनका रामेश्वरम। सो अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, पहले, ठीक है, इन द अर्स्टवाइल या फॉर्मर मद्रास स्टेट। तो रामेश्वरम करके एक टाउन में रहते थे, टाउन मतलब छोटा सा शहर, ठीक है। सो एक छोटे से शहर रामेश्वरम में रहते थे, जो कि मद्रास में आया हुआ था उस टाइम। उनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन, ठीक है। सो इनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन, ठीक है। सो जैनुलब्दीन इनके फादर का नाम था। उनके पापा ना ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज्यादा पैसे वाले थे, ये एक डिसएडवांटेज था, मतलब ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं थी, भाई पापा कम पढ़े लिखे थे, पैसे वाले नहीं थे, बट ही possessed ग्रेट इनेट मतलब इनबिल्ट, पहले से ही, अंदर से ही उनके पापा में पहले से ही विस्डम, ठीक है, उनके पापा बहुत ज्यादा वाइज थे, इंटेलिजेंट थे, एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब देने की भावना। इनके पापा भले ही गरीब थे, ऑब्वियसली उनके पापा मतलब पैसे कम थे, पढ़े लिखे भी कम थे इनके पापा, पर इनके पापा में विजडम थी, ठीक है, विजडम मतलब चतुराई थी, इंटेलिजेंस थी, और जनरसिटी, ठीक है, मतलब हमेशा देने की भावना, हमेशा लोगों के प्रति वो हमेशा देने की भावना रखते थे, ठीक है, हमेशा हेल्पफुल नेचर आप बोल सकते। तो इनके फादर की क्वालिटीज क्या थी? सो क्वालिटीज ऑफ फादर, क्या थी इनकी फादर की क्वालिटीज? तो इनकी फादर की क्वालिटीज थी इनेट विजडम, इनेट मतलब इनबिल्ट, अंदर से विजडम था। सो विजडम एंड ट्रू जनरोसिटी, विजडम एंड जनरोसिटी, ठीक है, जनरोसिटी मतलब दयालु बोल सकते हो आप, ठीक है, दयालु थे। He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा, उनकी मम्मा का नाम क्या था? आशी अम्मा, और उनकी मम्मा भी बिल्कुल उनके पापा की तरह ही थी, वो भी हेल्पफुल थी, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी, ठीक है। सो आशी अम्मा उनकी मदर का नाम था। मदर का नाम एपीजे अब्दुल कलाम की मदर का नाम था आशी अम्मा, आशी अम्मा, ठीक है। अब्दुल कलाम कह रहे हैं, चाहे हम गरीब थे पर मैं आज भी नहीं गिन पाता हूँ मेरी मम्मी एक दिन में कितने लोगों को खाना खिला देती थी, ठीक है, पर मैं अगर याद करूं तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ खाना खाया होगा, ठीक है, घर वालों से ज्यादा तो बाहर वाले हमारे साथ खाना खा के गए होंगे। मतलब दिखा रहे हैं इनकी मम्मी बहुत दयालु थी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे नेचर की थी,
ठीक है। भाई कोई आता था तो वो खाने बिना उन्हें जाने नहीं देती थी, बहुत ज्यादा जनरस नेचर था, ठीक है। पर उनके माता पिता दोनों हेल्पफुल थे, दोनों जनरस थे, और मतलब तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन से ही अच्छी चीजें देखी, ठीक है। उनमें क्वालिटीज इतनी अच्छी कहाँ से, उन्होंने अपने पेरेंट्स में ये अच्छी क्वालिटीज देखी। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब उनके बहुत सारे भाई बहन थे अब्दुल कलाम के, छोटी सी हाइट थी उनकी, और बहुत ज्यादा मतलब अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मतलब ठीक ठाक दिखने वाले थे। उनके मम्मी पापा एक्चुअली टॉल थे और सुंदर दिखते थे, ठीक है। अब्दुल कलाम, आप अब्दुल कलाम देखें तो वो शॉर्ट हाइटेड हैं और नॉर्मल लुक्स हैं उनके, ठीक है। जबकि उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स टॉल थे और गुड लुकिंग थे, दोनों पेरेंट्स। We lived in our ancestral house. Ancestral house मतलब पूर्वजों का नहीं, वो जूना पुराना घर होता है टूटता हुआ, ठीक है। आप नहीं बोलते हो मेरा एक घर गांव में है, सो गांव में वो आपके पूर्वजों का घर होगा, एकदम टूटा फूटा बुरी हालत में, वैसा एंसेस्ट्रल हाउस which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। उनका घर जो था 19th सेंचुरी का बना हुआ था, क्योंकि पूर्वजों का था, और पक्का हाउस था, मतलब कच्चे घर में नहीं, अच्छे मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल घर में रहते थे, और बाकायदा पत्थरों वगैरह का बना था। और कहाँ था, रामेश्वरम में एक मॉस्क स्ट्रीट थी, वहां था। सो उनका घर कहाँ था, सो पक्का हाउस एट मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है। पक्के घर में रहते थे वो। माई ऑस्टर AUSTERE ऑस्टर फादर, ऑस्टर मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट और एकदम कठिन, मतलब उनके पापा सिंपल थे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। सो ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उनके पापा को जो फालतू के आरामदायक चीजें थी वो घर में पसंद नहीं थी, कुछ भी फालतू जो अननेसेसरी हो, ठीक है। जैसे आजकल अननेसेसरी हमारे घरों में गिनो तो क्या है, एसीज, ठीक है। ऑब्वियसली एसीज आर अननेसेसरी, हम तो भी चलाते हैं, वी ऑल रन एसीज। और इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स हो गई, ठीक है। तो उनके फादर को सारे लग्जरीज और कंफर्ट्स पसंद नहीं थे। तो उस टाइम के जो कंफर्ट्स लग्जरीज रहे होंगे, जैसे टीवी वगैरह, तो उनके फादर को वो पसंद नहीं था। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. पर उनके पापा उनके खाने पीने का, दवा का, कपड़ों का ये पूरा ध्यान रखते थे। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसका खास वो अपने सब बच्चों में ध्यान रखते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सिक्योर था, मतलब अच्छा था, मतलब मुझे सब मिला, मटीरियली मतलब मुझे जो चाहिए था वो मिला, और इमोशनली भी, मतलब मम्मी पापा भी बहुत अच्छे थे जिनका नेचर इतना अच्छा था, और मतलब उन्हें मटीरियली भी मिला और इमोशनली भी मिला, ठीक है। उनके पापा को फालतू कंफर्ट्स और लग्जरीज नहीं पसंद थे, पर वो जो बेसिक इसेंशियल्स थे वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करते थे, जैसे कि मेडिसिन, बुक्स, फूड, ठीक है, क्लोथ्स, तो वो बच्चों को वंचित नहीं रखते थे उससे। थर्ड पैराग्राफ है पेज नंबर 69 पे, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो उस टाइम, ये अब्दुल कलाम के टाइम की बात है जब उनका बचपन था। तो जब उनका बचपन था तब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 में हुआ था, व्हेन आई वाज 8 years old, ठीक है। सो अब्दुल कलाम तब 8 साल के थे, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो अब्दुल कलाम थे 8 years old, ठीक है, 8 years old थे। in 1939, sorry 1939।
साल की उम्र में वो 1939 के थे। क्या बोल रही हूँ मैं, 1939 ईयर चल रहा था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ 8 साल के थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी देखा होगा, 1947 में भारत की आजादी भी देखी होगी और पार्टीशन भी देखा होगा। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो पता नहीं अचानक से मार्केट में टैमरिंड सीड्स मतलब इमली के बीज, टैमरिंड सीड्स मतलब इमली के बीज की डिमांड बहुत बढ़ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो टैमरिंड सीड्स की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। मुझे नहीं समझ आया पर बढ़ गई। मैं 8 साल का था, अब्दुल कलाम कह रहे मैं 8 साल का था, उस टाइम टैमरिंड सीड्स की डिमांड बहुत बढ़ गई, इमली के बीज की। I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Mosque Street. क्या करते थे अब्दुल कलाम, वो उन सीड्स को, टैमरिंड सीड्स ऑब्वियसली पेड़ वगैरह से गिरते होंगे तो वो कलेक्ट करते थे। ऑब्वियसली वो फ्री होता है, आप पेड़ वगैरह से चीज गिरे तो वो कलेक्ट करके कहाँ जाके बेचते थे, प्रोविजन स्टोर्स में, ठीक है, किरानों की दुकानों में बेचते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। बोले ऐसे में इकट्ठा कर करके प्रोविजन स्टोर में बेचता था तो उससे मिला के मुझे 1 आना की कमाई हो जाती थी, 1 आना में कमा लेता था 8 साल की उम्र में। ठीक है मेरे बच्चों सुनो, 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में अब्दुल कलाम ने अपनी खुद की पॉकेट मनी निकाली, 1 आना कमाया। ठीक है, so my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। ठीक है, सो दीनामणि उस टाइम का अखबार था। ठीक है, दीनामणि उस टाइम का न्यूज़पेपर था और उनके ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, उनकी बहन के पति, उन्हें ब्रदर इन लॉ कहते हैं। सो उनके ब्रदर इन लॉ कौन थे, जलालुद्दीन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ उनके कौन थे, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन से उनको वॉर की स्टोरीज सुनने मिलती थी और वो स्टोरीज हेडलाइंस बनती थी दीनामणि न्यूज़पेपर। उस टाइम न्यूज़पेपर उनके गांव में आता था, दीनामणि न्यूज़पेपर। ठीक है, Our area being isolated was completely unaffected by the war. कहाँ रहते थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो रामेश्वरम के एक आइलैंड टाउन में रहते थे, मतलब, और उनकी एरिया एकदम अलग पड़ती थी, हर चीज से अलग पड़ती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो भी नुकसान हुआ था पूरी इंडिया में, तो उनसे उनके गांव को कोई फर्क नहीं पड़ा था। But soon India was forced to join the elite force and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of train halt at Rameshwaram station. The new now had been bundled and thrown out from on the Rameshwaram between Rameshwaram and Dhanuskodi. They forced my cousin Samsudin, who distributed in Ramesh, to look up for a helping and to guest and has if देखो अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बोले ऐसे तो हमारे गांव पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं हो रही थी तो इंडिया पे फोर्स आ रहा था कि इंडिया भी ज्वाइन करे वर्ल्ड वॉर, एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करे। तो उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी इंडिया में। तो क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो काफी सर्विसेज बंद कर दी गई। तो एक ट्रेन आती थी जो रामेश्वरम में रुकती थी उस टाइम में, अब उस ट्रेन को रामेश्वरम में रोकने नहीं देते थे, सीधा ले जाते थे। और न्यूज़पेपर रोज उसी ट्रेन से आते थे रामेश्वरम में। तो अब वो न्यूज़पेपर कैसे आए, ठीक है, क्योंकि ट्रेन ही नहीं रुकती थी तो वो क्या करते थे, रामेश्वरम में जैसे स्टॉप आता था न्यूज़पेपर वाला खड़ा हो जाता था वहाँ, ट्रेन से अंदर एक न्यूज़पेपर फेंकने वाला होता था और बाहर एक न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर बेचता है वो था, तो वो बंडल का बंडल फेंकता था उसको कि भाई कैच कर फटाफट, चलती हुई ट्रेन से बंडल का बंडल फेंकता था। अब इतना जल्दी भी कोई कैच करे ना, तो मतलब ये जो न्यूज़पेपर वाला कौन था, वो था एपीजे अब्दुल कलाम का कजिन, उसका नाम था शमसुद्दीन। सो शमसुद्दीन था
और वो जो ट्रेन थी वो मतलब रोड था रामेश्वर, वो जो ट्रेन जाती थी वो कहाँ से कहाँ, रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में ऐसे न्यूज़पेपर्स फेंकते थे। जो न्यूज़पेपर वाले थे वो न्यूज़पेपर फेंकते थे, और शमसुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब उस गांव में न्यूज़पेपर बेचता था, उसको कैच करने होते थे और वो अकेला था। तो शमसुद्दीन ने उसको एपीजे अब्दुल कलाम को ऑफर किया कि भाई तू भी मेरे साथ ये न्यूज़पेपर बांट, ठीक है। तो इस तरह से शमसुद्दीन की वजह से अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई, क्योंकि मतलब वो न्यूज़पेपर मतलब उन्होंने बेचे। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time, ठीक है। तो उन्हें आज भी गर्व होता है कि मैंने उस टाइम मेरे कजिन शमसुद्दीन के साथ ऐसे न्यूज़पेपर स्केच किए और पूरे मैं रामेश्वरम में बांटता था न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर वाला था और उसके लिए शमसुद्दीन उसे पैसे भी देता था। तो इस तरह से छोटी सी उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर बेच के अपनी पहली कमाई कर ली थी। 4th पैराग्राफ, every child is born with some inherited characteristic into specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। हर बच्चा पैदा होता है, उसमें कुछ ऐसे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरिटेड मतलब कुछ उसके माँ बाप से उसमें कुछ ऐसे गुण आते हैं, और जिस माहौल में वो बच्चे पलता है, ठीक है, जिस माहौल में बच्चा पलता है बच्चा वैसा हो जाता है, इमोशनली हर तरह से बच्चा जो भी उसके साथ है उनका जो गुण है बच्चे में कैसे ना कैसे आता है। तो अब्दुल कलाम में क्या गुण आए थे अपने माँ बाप के? सो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister, ठीक है। तो टोटल अब्दुल कलाम को कितने भाई बहन थे? 3 भाई और 1 बहन थी। तो टोटल 5 बच्चे थे, मतलब अब्दुल कलाम को गिन के टोटल 5 बच्चे थे उनके पेरेंट्स को। तो हर कोई ना कोई गुण लेता है। तो अब्दुल कलाम ने अपने माँ बाप में से क्या गुण लिया था? सो उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लिया था, ठीक है। अब्दुल कलाम ने इनहेरिटेड मतलब वारसागत, इनहेरिटेड ऑनेस्टी मतलब सच बोलना, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन फ्रॉम फादर, उन्हें पापा से ये गुण मिले थे। और मम्मी से क्या गुण मिले थे उन्हें? काइंडनेस, ठीक है, गुडनेस और काइंडनेस। हमेशा भरोसा रखो अच्छाई पे और सच्चाई पे, उन्हें अपनी मम्मी से वो गुण मिले थे। सो फेथ इन goodness and deep kindness, faith in goodness and deep kindness, ठीक है। उन्हें अपनी मम्मी से कौन से गुण मिले थे? फेथ इन गुडनेस, भाई हमेशा अच्छाई पे भरोसा रखो, अच्छे ही बने रहो, ऐसे नहीं आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप बुरे बन जाओ। एक इनकी मम्मी ये गुण था, उनको अच्छाई पे भरोसा था, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ज्यादा काइंड थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। सो और उनके 3 भाइयों और 1 बहन में भी ये गुण आए। अच्छा उनके कितने भाई बहन थे? सो उनके 3 ब्रदर्स थे एंड सिस्टर, 1 सिस्टर थी, ठीक है। अच्छा, और इनके फ्रेंड्स कितने थे? फ्रेंड्स, सो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में उनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे। तो उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। अब्दुल कलाम के 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। कौन कौन, क्या नाम थे तीनों? रामानंद शास्त्री, अरविंदन
शिव प्रकाशन। अब नाम सुनो कैसे, फिर से सुनो। रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। अब नाम मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ, ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड तो होंगे साउथ, मतलब नाम उस साइड के हैं, ठीक है। रामेश्वरम कौन सा साइड हो गया, ये मद्रास साइड, तो ऑब्वियसली ये मद्रासी नाम है, ऐसे साउथ इंडियन नेम्स है। नाम मैं हंसने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ नाम ये हिंदू नेम्स है सारे। वो खुद मुस्लिम थे, उनके तीनों दोस्त हिंदू थे, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उनके तीनों दोस्त हिंदू थे, ठीक है। सो नाम भी याद रख लो, कौन कौन से नाम है। रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री। दूसरा नाम है अरविंदन, अरविंदन। आपकी टेक्स्ट बुक में है, हाँ। मैं अगर आपको मेरी राइटिंग ना पता लगे तो आप अपनी टेक्स्ट में भी देख लेना। टेक्स्ट तो लेके बैठना, टेक्स्ट के बिना मत बैठना। अरविंदन। और तीसरे दोस्त का नाम क्या है, शिव प्रकाशन, शिव प्रकाशन, ठीक है। सो ये तीन इनके क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है। सो ऑल दिस बॉयज आर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो नाम जैसे आपने सुने, तो ये तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, मतलब ब्राह्मण थे। उनके तीनों दोस्त ऑर्थोडॉक्स मतलब एकदम रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब एकदम कहते हैं ना सारे सब कुछ मानने वाले, सारे रीति रिवाज एकदम कट्टर नहीं बोलते, कट्टर हिंदू ब्राह्मण थे उसके दोस्त तीनों। All these boys, as children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious and upbringing. बोले हम सबकी परवरिश इतनी अच्छी थी भाई, मेरी और मेरे तीनों दोस्तों की, कभी हमने धर्म तो सोचा भी नहीं, मतलब उनके दिमाग में कभी धर्म जैसी चीज भी नहीं आई, रिलीजन जैसी चीज भी नहीं आई उन चारों दोस्तों में, कि तू हिंदू या मैं मुसलमान, वैसा कुछ नहीं आया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री, अब देखो ये कौन से टाइम की बात हो रही है, ये क्या टाइम होगा, 1940s का टाइम होगा उस टाइम, और आज हम हैं 2020 में, ठीक है। 2020 में ये 1940s का टाइम है। आज भी मैं वही देखो ना, ऐसी बुद्धि वाले, मोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये उस टाइम की बात है। आप सोचो कितनी ब्रॉड माइंडेड फैमिली होगी, ठीक है। वो जो तारीफ कर रहे हैं अपनी फैमिली की, वो गलत नहीं कर रहे हैं। So as children, none of us ever felt, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी थी चारों बच्चों की। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, the highest priest of रामेश्वरम टेम्पल। रामानंद शास्त्री जो उनका एक दोस्त था रामानंद शास्त्री, वो तो एक्चुअली प्रीस्ट का ही बेटा था। प्रीस्ट मतलब साधु का, ठीक है, ब्राह्मण साधु, ठीक है, जो पूजा करते हैं, पुजारी का बेटा था। कहाँ पुजारी थे उसके पापा, प्रीस्ट कहाँ थे, रामेश्वरम टेम्पल में। रामेश्वरम का जो फेमस टेम्पल था वो वहीं पुजारी थे। उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड जो रामानंद शास्त्री है, उसके पापा वहां के तो पुजारी थे, मतलब पुजारी के बेटे के साथ एक मुस्लिम की दोस्ती। एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम बैकग्राउंड के थे, मुस्लिम रिलीजन थी उनकी, एक हिंदू से दोस्ती थी वो ठीक, पर पुजारी से दोस्ती थी, पुजारी के लड़के से दोस्ती थी। So later he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father. आगे जाके उनका दोस्त जो रामानंद शास्त्री था, वो आगे वो भी पुजारी बना, ठीक है। वो बता रहे हैं मेरा जो रामानंद शास्त्री जो दोस्त था वो पुजारी बना। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और उनका जो दूसरा दोस्त था अरविंदन, वो आगे जाके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया, जिसमें वो तीर्थ यात्राएं अरेंज कराता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और साउथ रेलवेज के लिए जो इनका तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन, वो केटरिंग का काम करता था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेता था। तो इस तरह से मतलब तीनों दोस्तों, मतलब ये बता रहे हैं कि मेरे तीनों दोस्त इस फील्ड में गए, भाई मैं साइंटिस्ट बना और मेरे तीनों दोस्त ये फील्ड्स में गए। 5th पैराग्राफ, पेज नंबर 70 पे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, मतलब उनके रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम जो गांव था वहां पे
सेलिब्रेशन होता था किस चीज का, सीताराम कल्याणम सेरेमनी, मतलब वहाँ राम सीता का विवाह कराया जाता था। राम सीता, कल्याणम का मतलब मैरिज, ठीक है। सो सीताराम कल्याणम सेरेमनी, मतलब उनके गांव में ऐसे सीताराम का विवाह कराया, मतलब ऐसे नहीं सेलिब्रेट करते हम जैसे गणेश चतुर्थी, कृष्ण ऐसे जन्माष्टमी, तो वैसे उनके गांव में राम सीता का जो मैरिज है उसे सेलिब्रेट किया जाता था। Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. ठीक है, तो बोले मेरी फैमिली ही सब भक्तों के लिए बोट्स अरेंज करती थी। क्यों? क्योंकि राम सीता की शादी कहाँ कराई जाती थी, मतलब भगवानों की शादी, मतलब ये उनमें एक ट्रेडिशन था उनके गांव में, तो उनकी शादी कहाँ कराई जाती थी, राम तीर्थ करके एक पॉन्ड था, तालाब था, उसके बीचों बीच राम सीता की शादी कराई जाती थी। और उनके घर से वो बिल्कुल घर के नजदीक था, वो राम तीर्थ की जगह उनके घर के नजदीक थी। उनकी फैमिली ही सब लोगों को वहां पहुंचाती थी बोट्स से, मतलब कैरिंग आइडल्स विद, ठीक है, बोट्स अरेंज करती थी और सारी मूर्तियां उनकी फैमिली ले जाती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंडमा वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। रात को सोते टाइम उनकी मम्मी और उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी, उनकी मम्मी और दादी उन जो 5 बच्चे थे, ठीक है, अब्दुल कलाम, उनके 3 भाई और एक बहन, 5 बच्चों को सोते टाइम कौन सी स्टोरी सुनाते थे, रामायण की और प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्रिश्चियंस, ठीक है, मतलब उन्हें क्रिश्चियनिटी की अच्छी अच्छी स्टोरी प्रॉफिट की सुनाते थे और रामायण की स्टोरी सुनाई जाती थी, राम सीता की स्टोरी सुनाते थे। 6th पैराग्राफ, पेज नंबर 70। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अच्छा, अब रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का नाम है तो वैसे उनके भी स्कूल का, जब वो छोटे थे 5th स्टैंडर्ड में, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में थे। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। एक बारी एक नया टीचर उनकी क्लास में आया, मतलब नया टीचर आया। 5th स्टैंडर्ड की बात है, जब 5th स्टैंडर्ड में थे एपीजे अब्दुल कलाम। आई यूज्ड टू वियर अ कैप व्हिच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। अब उस टाइम वो अपनी मुस्लिम टोपी पहनते थे, ठीक है, जो टोपी मुस्लिम पहनते हैं वो, क्योंकि मुस्लिम थे, वो पहनते थे। और हमेशा उनके बेस्ट फ्रेंड जो कि रामानंद शास्त्री थे, जो कि एक प्रीस्ट के एक पुजारी का लड़का था, उसके साथ हमेशा पहली बेंच पे वो बैठते थे एपीजे अब्दुल कलाम। और वो लड़का सेक्रेड थ्रेड, मतलब जनेऊ पहन के आता था, ठीक है, जो हिंदूज होते हैं जनेऊ पहनते हैं, वो लड़का जनेऊ पहन के आता था। और खुद एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम टोपी पहनते थे। पेज नंबर 71। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब जो नया टीचर आया, स्टमक मतलब टॉलरेट, नए टीचर से तो ये सहन ही नहीं हुआ, टॉलरेट ही नहीं कर पाया। भाई, एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुसलमान के साथ कैसे बैठ सकता है, बिल्कुल उसको तो हजम ही नहीं हुई बात। So in accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब वो टीचर ने अपने मगज में पता नहीं क्या सोचा, और उसने सोचा कि भाई ये तो मुसलमान है, इसे लास्ट बेंच पे भेज दो, ठीक है। उसने उसको कहाँ भेज दिया? लास्ट बेंच पे, ठीक है। अब्दुल कलाम को अलग कर दिया रामानंद शास्त्री से। आई फेल्ट वेरी सैड, उन्हें बहुत बुरा लगा, और रामानंद शास्त्री को भी उतना बुरा लगा। उनके दोस्त था, उन्हें भी खराब लगा और उन्हें भी खराब लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. रामानंद शास्त्री बहुत दुखी हो गया जब उसको लास्ट रो पे उस टीचर ने जाने को बोल दिया, और एपीजे अब्दुल कलाम को।
लिटरली उनका दोस्त रामानंद शास्त्री रो रहा था, मतलब रो रहा था जब उनके मुस्लिम दोस्त एपीजे अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पे उस टीचर ने जाने को बोला। वो उसको खुशी नहीं हुई कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसको रोना आ गया। 5th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में उनके दोस्त को लिटरली रोना आ गया कि मुझे मेरे दोस्त से अलग क्यों किया, ठीक है। वो जो पुजारी का लड़का था रामानंद शास्त्री। अब स्कूल पूरा हुआ, 7th पैराग्राफ। स्कूल पूरा हुआ मतलब ऑब्वियसली छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी हुई तो सब घर गए। तो सब दोनों ने अपने अपने घरों में जाके ये बात बताई कि नए टीचर ने हम दोनों को अलग कर दिया। Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री का पापा था, उन्होंने उस नई टीचर को बुलाया, नए सर को बुलाया और उन दोनों बच्चों के सामने ही उस टीचर को बोला, मतलब सर को बोला कि उसको बच्चों में ये जहर नहीं बोलना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी का जहर। मतलब जो ये मतभेद है, इनइक्वालिटी है कि तेरा ये धर्म मेरा ये धर्म, टीचर होके उसे वो फैलाना नहीं चाहिए। और उसको कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं फैलाना है। कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब मतभेद या हिंसा नहीं करानी है। ये बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं नहीं डालनी है। और उन्होंने एकदम डांट के ब्लंटली उस टीचर को बोला कि अभी का अभी इस बच्चे से माफी मांगो या तो ये स्कूल और ये शहर छोड़ के चले जाओ। हमारा ये आइलैंड, ठीक है, जो रामेश्वरम के जिस टाउन में ये लोग रहते थे, ये आइलैंड छोड़ के चले जाओ, स्कूल छोड़ के चले जाओ, वरना इस बच्चे से माफी मांगो। उस सर ने माफी मांगी, मतलब उन्होंने उसी टाइम माफी मांगी अपने बिहेवियर के लिए। पर उनके मन में वो जो टीचर था एक बदल के रख दिया। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर के मन में जो धर्म की फीलिंग थी वो बदल के रख दी। आप देख सकते हो कि अब्दुल कलाम की अपब्रिंगिंग कितनी परफेक्ट थी, कैसे जगह से वो आ रहे थे जहाँ के पुजारी भी मुसलमानों को रिस्पेक्ट कर रहे थे, जहाँ वो खुद मुस्लिम फैमिली के थे, और वहाँ वो राम सीता का जो विवाह, राम सीता का विवाह वो हिंदुओं में आता है, उनकी फैमिली मूर्तियां पहुंचा रही थी। मतलब आप देखो उनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, इतना मतलब इतने अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये, मतलब कितना महान, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे उनके दोस्त, मतलब सब कुछ अच्छा था, इसलिए वो खुद बहुत अच्छे इंसान बने आगे जाके। पेज 72 क्वेश्चन 8 पैराग्राफ 8। ऑन द होल, लास्ट में क्या हुआ, स्मॉल सोसाइटी और रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब उनका जो गांव था रामेश्वरम, जो टाउन था, वो गांव मतभेद में नहीं मानता था, धर्म के मतभेद में नहीं मानता था। उनका गांव बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव गांव था। पर उनके एक साइंस टीचर थी, एक साइंस का सर था, साइंस टीचर, मतलब ऑब्वियसली हम एक पढ़ाने वाले के लिए टीचर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो उनका एक साइंस टीचर था जिसका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, उनका एक साइंस टीचर था, ठीक है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक साइंस टीचर था जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। तो ये था साइंस टीचर किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का। और इस साइंस टीचर की वाइफ थी, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालों वाली, छोटी सोच वाली, रेबेल मतलब उसको एकदम मुसलमानों को देख के कुछ होता था, मतलब उसको वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थी, पुराने विचारों वाली थी, ठीक है। सो उनकी वाइफ क्या थी, कंजर्वेटिव थी। उनकी वाइफ थी कंजर्वेटिव या रिबेल, किसकी, उनकी साइंस टीचर की, किसकी, अब्दुल कलाम की, ठीक है। रिबेल मतलब वो बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकती थी एक मुसलमान, ठीक है। सो
He did his best to break social barriers so that people from Waring could mingle easily. He used to spend hours and would say, Kalam, I want to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. क्योंकि कलाम बहुत होशियार थे तो साइंस सर, वो जो साइंस सर थे उनको कलाम बहुत पसंद थे और वो हमेशा मतलब कलाम के साथ घंटों घंटों बैठते थे और उन्हें कहा करते थे कि तुझे इतना पढ़ना है कि तू बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के साथ उठे बैठे। ठीक है, मतलब उनके जो साइंस के सर थे, अय्यर सर थे, उनकी सोच बहुत ऊंची थी पर उनकी जो वाइफ थी वो बहुत जूने विचारों वाली, पुराने विचारों वाली थी। 9th पैराग्राफ, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन वो साइंस सर ने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब उनकी वाइफ थी पूरी ब्राह्मण, पुरानी ख्यालों वाली, जूने एकदम ऑर्थोडॉक्स विचारों वाली। उनको लगा कि मेरा पवित्र हिंदू किचन एक मुसलमान के आने से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम आज भी किचन में बैठ के खाया जाता है। ठीक है, आप लोग किचन में बैठ के खाते हैं, किचन में बैठ के खाया जाता था। तो उन्होंने कहा इस लड़के को मैं मेरे किचन में नहीं आने दूंगी क्योंकि ये है मुसलमान। सो शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with it, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब अय्यर सर जो उसके सर थे, ना उन्होंने उस पर गुस्सा किया, ना उन्होंने उसका मतलब उसकी वाइफ को मना भी नहीं किया। पर्ट्यूब्ड मतलब मना भी नहीं किया और मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं वाइफ को। उन्होंने खुद अपने हाथों से अब्दुल को खाना, जो अब्दुल कलाम थे उनको खाना लगाया और खुद उसके साथ बाहर ही बैठ गया। ठीक है, कि तू मेरे स्टूडेंट को किचन में नहीं आने दे रही है तो ठीक है, मैं बाहर इसके साथ बैठ के खा लेता हूँ, मेरा मेहमान है। उन्होंने खुद परोसा और खुद भी उसके साथ खाया। His wife watched us from behind the kitchen door, और उनकी बीवी देखती ही रही, छुप छुप के उन दोनों को देखती रही। तो वो सोच रहा था कि पता नहीं वो क्या देख रही है, क्या मैं चावल कुछ अलग तरह से खा रहा हूँ, क्या मैं पानी किसी और तरह से पी रहा हूँ, या खाने के बाद मैं खाते हैं तो अपनी नहीं थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम, क्या मैं फ्लोर कोई अलग तरह से साफ कर रहा हूँ। तो जब मैं उनका घर छोड़ के खाना खाया और मैं जा रहा था तो वो अय्यर सर थे, उन्होंने फिर से इनवाइट किया कि फिर से तू नेक्स्ट वीकेंड, अगले हफ्ते भी तू जरूर मेरे साथ खाना खाना मेरे घर पे। फिर उस टाइम वो झिझक गए अब्दुल कलाम, क्योंकि आज जैसी बेइज्जती तो हुई पर उनके सर ने उनकी इज्जत रख ली, पर उनको हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि वो वाइफ का जो तेवर था वो समझ गए कि भाई इनकी वाइफ का तो सोच छोटी है। तो थोड़ा वो हेजिटेट हुए अब्दुल कलाम कि भाई नेक्स्ट वीक फिर से कैसे। तो उनके सर ने उनको क्या बोला कि एक बार अगर तुम ठान लो कि तुम्हें सिस्टम बदलना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर ने धाड़स बंधाया, मतलब सर ने उनको हिम्मत दी और नेक्स्ट वीक फिर से वो अपने सर के इनविटेशन पे फिर से खाने गए। और इस टाइम शिव सुब्रमण्य सर अय्यर की वाइफ, उनकी वाइफ उनको उनके किचन के अंदर ले गई और खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया। मतलब एक हफ्ते में उनकी सोच बदल गई। ठीक है, सो मतलब अगर आप सिस्टम बदलना चाहो तो ये छोटी छोटी चीजों से, मतलब आप देख सकते हो उनके साइंस के टीचर भी कितने खुले विचारों वाले थे। मतलब ये इतने ये हमने ना 9 पैराग्राफ्स पढ़े, हम 9 पैराग्राफ पे पहुंचे पेज नंबर 73 और मैं यही एंड कर रही हूँ। पर ये 9 पैराग्राफ्स में आपने इनसे जुड़े हुए सब लोग देखे, इनके भाई बहन देखे, इनके दोस्त देखे, इनके टीचर, इनके पेरेंट्स। आप देखोगे तो जिस बैकग्राउंड से ये आ रहे हैं वो बहुत ही खुला ओपन माइंडेड लोगों के बीच से रह के आए। ठीक है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम इतने फेमस क्यों थे, तो उनकी जो वो काइंड थे, गुड हार्टेड थे, मेहनती थे, पर ये सारी खूबियां आई कैसे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही इतना अच्छा था। ठीक है, ये 9 पैराग्राफ्स आप पढ़ना, 9 पैराग्राफ्स में आप देखो इनका एक एक वातावरण कितना शुद्ध था, इनके दोस्त,
इनके टीचर्स, सबकी माइंड थिंकिंग इतनी हाई थी। जिस गांव के थे वो उसकी थिंकिंग हाई थी, ठीक है। सो कहते हैं ना इंसान का गढ़तर, मतलब इंसान जो बनता है आगे जाके वो उसकी जड़ों में ही होता है, तो उनकी जड़ें कितनी मजबूत थी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही बिकेम द पर्सन ही वाज। वो जैसे थे वो वैसे इसलिए बने क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा था। सो हम एंड कर रहे हैं यही पेज 73 पे 9th पैराग्राफ पे, ठीक है। सो कल हम 10th पैराग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट रीड द चैप्टर जो हमने पढ़ा और गो थ्रू इट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड डू दिस वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।